दोस्तों जीके जीएस का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, जिसे इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड टॉप 1000 प्रश्न करवाऊंगा। ये क्विक रिवीजन रहेगा आपके लिए, एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। सबसे खास बात क्या है कि कंप्लीट चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज पूरा करवाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी का सार संग्रह है। ये प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर भी आधारित है ये पूरा वीडियो। मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत किया है और पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये पूरा पॉलिटी का वीडियो टॉप 1000 वीडियो देख लेंगे तो आपका एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा फ्रेंड्स, और एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। और कंप्लीट टॉपिक रहेगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि नई संसद भवन से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे 1000 प्रश्न। बस शर्त इतनी है कि बहुत ध्यानपूर्वक ईमानदारी से इस वीडियो को देखिएगा। कॉपी पेन भी लेके बैठ जाइएगा, जहाँ पर आपको डाउट हो उसको नोट करते चलिएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए फिर, अभी तक का यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाला है ये, और मैंने बहुत मेहनत की है। तो बस इतना उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ वीडियो लाइक कर दे सबसे पहले, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी मेहनत कैसी लग रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, मैं सभी कमेंट रीड करूँगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी अपडेट, ऑनलाइन एचडी पॉइंट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी से, नया लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, पेड टेस्ट सीरीज भी है एसएससी रेलवे एंड ऑल एग्जाम की, मात्र 49 रुपये में टेस्ट सीरीज है, जरूर पढ़िए। फ्री पीडीएफ भी काफ़ी सारी हैं, पेड पीडीएफ भी अवेलेबल है हमारे। जितनी भी मैंने पेड पीडीएफ जितना भी पढ़ाता हूँ सेम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी पेड पीडीएफ भी है। करंट अफेयर्स सब कुछ अपडेट हो रहा है, सिलेबस भी है। जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनिए। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? राइट आंसर है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? राइट आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी बनाया गया था। अगला प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सर, मार्ले मिंटो सुधार 1909 प्रारंभ में लाया गया था। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं। कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट करूँगा और पूरे 40 टॉपिक संविधान के आज आपको जो है खात्मा हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या है? प्रांतों में दोहरा शासन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? सर, लेबर पार्टी। देखिए फ्रेंड, जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सर, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, संविधान सभा। और आगे बढ़ने से पहले एक बस छोटी सी अपडेट देना चाहता हूं कि अगर आप हमारा इसी तरीके जैसा सब्जेक्ट वाइज में पूरा एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ा रहा हूं टीसीएस पैटर्न पर, अगर आप ऐसी कोर्स लेना चाहते हैं तो जीके जीएस का सारे सब्जेक्ट का, पॉलिटी हो गया, भूगोल हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर्यावरण खेलकूद कंप्यूटर अर्थव्यवस्था, सारा सब्जेक्ट आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा। साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी इसमें। इसका प्राइस है 149 रुपये। इतने कम में बुक भी नहीं मिलती है। इसका प्राइस बहुत जल्द 999 हो जाएगा, उससे पहले इसको आप खरीद लीजिए। पेड कोर्स में जाइएगा एप्लीकेशन में, पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। 12 महीने का आपको जो है मिल जाएगा। पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल, 49 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप लेना चाहें, नहीं लेना चाहते स्किप कर सकते हैं। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संविधान सभा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई?
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी भारत की संविधान सभा? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? आंसर है फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आंसर है 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? सर 10 लाख प्रति व्यक्ति। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभा के। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आंसर है संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियासत का जो प्रतिनिधि है इसने भाग नहीं लिया। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, सेम टू सेम। अगला है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? आंसर है पश्चिम बंगाल से। अभी एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, SSC का ही एग्जाम था, उसमें पूछा गया था ये। भारतीय संविधान को किसने बनाया? सर संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? आंसर है 1946 में संपन्न हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन को अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1986 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क 5 स्टार मार्क कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है BN राव को। संविधान को प्रारूप समिति का नियुक्ति कब की गई? 20 अगस्त 1947 को, यानी मसविदा समिति नियुक्ति कब की थी? 20 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता और जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए और आगे आने वाले एग्जाम्स में 100% इन प्रश्नों की बनने की पॉसिबिलिटी है। तो कंप्लीट मैं आपको जो है देखिए पूरा टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आप कंप्लीट चैप्टर वाइज हो पूरा आपका ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, भले थोड़ा टाइम आप बाद में अपने सुविधानुसार इसको थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन ज़रूर पूरा देखिएगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सर जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा को संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है JV कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया? आंसर है जुलाई 1947 में संविधान सभा में जो है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? सर 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। अगला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो देखिए अंतिम रूप से जब पारित किया गया कुल उस समय 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। भारत के लिए संविधान सभा को रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1942 में। हमारा अगला टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। प्लीज़ सभी का कमेंट रीड करता हूँ। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से, ज़रूर बताएं, किस जिले से, किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है?
प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आत्मा। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? आंसर है प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? यानी सभी धर्मों के महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगला प्रश्न, गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सर, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान को प्रस्तावना में घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका अर्थ है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है? सर, लोक कल्याण। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मैं सबसे पहले आपको एक बार पूरी लिस्ट दिखा देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि देखिए पूरी लिस्ट में कंप्लीट आपको संविधान सभा, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हमारा अगला प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। प्रस्तावना को है प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? आंसर है 42 में। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आंसर है 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आंसर है जनता में। अगला हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आंसर है भारत का। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक संघ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? सिर्फ भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? आंसर है 470 से अधिक आर्टिकल्स हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आंसर है संविधान। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? आंसर है 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता इसकी विशेषता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? आंसर है राज्यों का संघ। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? आंसर है भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? आंसर कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। अगला प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? आंसर है फ्रांस में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन का उदय हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? आंसर है जी ऑस्टिन ने। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? आंसर है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च माना गया है? आंसर है संविधान को। भारतीय संविधान का किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? आंसर केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को।
नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा संविधान के स्रोत। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टोटल में आपको जो है 40 टॉपिक करवाऊंगा, ये देखिए आप, और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये देखिए 40 टॉपिक पूरे करवाऊंगा फ्रेंड्स। तो आप जो है फ्रेंड्स इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? ब्रिटेन देश के संविधान के समान रखा गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। आंसर है अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आंसर है आयरलैंड के संविधान पर। तो नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए? आयरिश गणतंत्र। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। देखिए समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स आप पूरे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जितने भी मैंने सेलेक्ट किए एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का पूरा सार संग्रह है, प्रीवियस ईयर है, टीसीएस पैटर्न पर लेटेस्ट है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सर अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, यानी वर्तमान में इसको रूस कहते हैं, उस टाइम इसका नाम पूर्व सोवियत संघ था। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ से, जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? आंसर है कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? आंसर है इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदेशों को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? आंसर है ब्रिटेन में। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो मैंने बताया कि जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन शक्तियाँ यानी इमरजेंसी जो शक्तियाँ हैं कहाँ से लिया गया? जर्मनी के वीमर संविधान से। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है हमारा संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 का में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? आंसर है भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। फ्रेंड्स हमारा अगला जो टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां हम देखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप
संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? आंसर है पहला संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं के साथ। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया था? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? त्रिपुरा में। संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? नगरपालिकाओं का अधिकार संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची में क्या है? राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को जो है संशोधन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासक नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? पांचवी अनुसूची में जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध है। कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची। संविधान की अनुसूचियों में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 10वां जो अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है नए एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, दल बदल से संबंधित अनुसूची 10वीं है। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 जो है पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या है? ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 है। देखिए मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या है फ्रेंड्स? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? सर अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या है? संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? सर अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 124 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उन पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है आर्टिकल 124 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 253 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? आंसर अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है?
राइट आंसर अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजातियों, जिसको हम इंग्लिश में एसटी कहते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 338A में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? सर अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? 352। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। तो देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? आर्टिकल 360। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में अब तक राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो कमेंट करिए, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू करना है? यह है अनुच्छेद 350A के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर है आर्टिकल 368 में। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350 में यह व्यवस्था की गई है, प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में। संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या करता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? आर्टिकल 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 317। 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के लिए जाने का प्रावधान? अनुच्छेद 350 से। अनुच्छेद 350 में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के लिए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, यह है तो अनुच्छेद 14 से 18, ये 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 48A में। तो यहाँ पर हमने देख लिया कंप्लीट आर्टिकल। अब हम देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? एक राज्यों का संघ। भारत को एक राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई रूप में गठित किया गया, कब? 1953 में। अन्य राजवाड़ों के भारत के विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला है, 500 से अधिक राजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आंसर 1956 में। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश।
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर 1953 में। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? आंसर 1962 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो 14 और 5। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य 14 थे और संघ शासित क्षेत्र 5 थे। भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड जो है ये 28वां राज्य है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ 29वां राज्य फिर बना तेलंगाना, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसके बाद ये 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। हमारा अगला टॉपिक है नागरिकता, 10वां टॉपिक। भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 के तहत। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिकता के लोप होने पर एक नियम क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। अगला टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है आंसर है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? टोटल 6। देखिए पहले 7 मौलिक अधिकार थे फ्रेंड्स, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? तो इसमें देखिए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है जब भी आपातकाल लगे, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे अधिकार है फ्रेंड जिनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? तो अनुच्छेद 14 जो है ये सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो? 14 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? समादेश यानी रिट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। ये जो है अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित संचालित करने का संरक्षण प्रदान करता है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आंसर अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला है, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस रिट को जारी किया जा सकता है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? सर परमादेश, ठीक है, मैंडेमस। नेक्स्ट, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार हो गया है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो है संपत्ति का अधिकार। कौन मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीवाद। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का मामला। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? आंसर है संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की। हमारा अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? आंसर है कुछ का हनन हो सकता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कर्तव्य का प्रावधान है? राज्य के निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सम्मिलित किया गया है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसमें संकल्पना प्रस्तुत की गई है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए। अगला है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक। अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। मूल कर्तव्य में प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4 का को। तो भाग 4 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? 4।
वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। तो उपयुक्त कथन संविधान के इस अनुच्छेद में संदर्भित है, अनुच्छेद 21 में संदर्भित है। प्रत्येक नागरिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का सुधार। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय संसद। आगे बढ़ने से पहले देखिए महापैक जो है पीडीएफ का, इसमें पीडीएफ नोट से प्रिंट फॉर्मेट देख सकते हैं आप। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सामान्य विज्ञान जीके, जिस ब्रह्मास्त्र, कंप्लीट मैथ्स, सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके, ये सारा आपको मिल जाएगा। मात्र 199 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा। इसको खरीदने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऑनलाइन HD पॉइंट का। 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आप अलग अलग लेंगे तो 999 में पड़ेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, भारतीय संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला है, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 में कहा गया है ये। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्या है? तो निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? 6 माह की। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला, लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है। जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो उस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या है? प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल जो है ये प्रथा भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक, यानी 2 महीने तक। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से। भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करती है? न्यायपालिका। संसद के दोनों सदनों का 17वां वर्षांत कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद के एक सदस्य एक वर्ग में अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़ रुपए। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? आंसर अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति जो है अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति को चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए?
50-50। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार से। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। सर्वप्रथम भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। यानी कि लोकसभा में 2 मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12। देखिए फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ लोकसभा में अब जो है मनोनीत जो आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया जा चुका है अब। अगला प्रश्न, किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति को। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 5 लाख रुपए। नामांकन के समय राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? 15,000। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 15वां। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया हुआ था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। फिर अगला है, राष्ट्रपति की लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन, लेकिन अभी इसको समाप्त कर दिया गया है, अब एंग्लो इंडियन नहीं मनोनीत किए जाते। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिमाह मिलता है? 2.5 लाख रुपया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास रख करके राष्ट्रपति के पास भेज देती तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। ठीक है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये विधायी अधिकार। भारत में गणतंत्र इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से समक्ष कौन है? राष्ट्रपति। अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति, भारत का वाइस प्रेसिडेंट। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उपसभापति। राष्ट्रपति की मृत्यु जब उपराष्ट्रपति देखिए राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रह सकता है। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? बीवी गिरी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा जो है दिए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत को उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का।
भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति चुनाव मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के सभी सदस्य। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? आंसर है 5 वर्ष की। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा। कौन संसद का स्थायी और उच्च सदन है? राज्यसभा संसद का स्थायी और उच्च सदन है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? यूपी में सर्वाधिक राज्यसभा की सदस्य संख्या है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? 25। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? 14 दिन के भीतर। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं कर सकता है। राज्यसभा का सभापति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन। चलिए देखते हैं कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 और 331 में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा मनोनीत करता है? 2। लेकिन अभी ये जो है समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? 331।
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुए थे? 16वीं लोकसभा के चुनाव। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 21वां जो संवैधानिक संशोधन है लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधि देने के लिए नामित करता है? एंग्लो इंडियन। लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र और बिहार। वर्तमान में किस राज्य में का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। बिहार में लोकसभा सीटों कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11 हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। लोकसभा किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो संसद सदस्यों को 2,30,000 रुपये प्रति माह। लोकसभा अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976 से। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह का। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? वित्त विधेयक को। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार, कोई सीमा नहीं है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद कुछ सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत का प्रधानमंत्री का पद क्या है? संविधान द्वारा सृजित। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? एच डी देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद की आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी जी। अगला है संघीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में कितने स्टार मंत्री होते हैं? कितने स्टार में मंत्री हैं? होते हैं 3। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है? आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं, उसे मंत्री के पद से मुक्त होना पड़ सकता है 6 माह बाद। भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह क्या लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, दे सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर काल। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास। जो व्यक्ति सांसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। देखिए अगला टॉपिक है प्रमुख पदाधिकारी गण। देखिए भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? देखिए उप प्रधानमंत्री जो पद है फ्रेंड्स, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, यानी डिप्टी पीएम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई के समय। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? कैबिनेट मंत्री के समान। अगला प्रश्न है लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह जो है ये फ्रेंड्स, ये पहले विपक्ष के पार्टी के पहले विपक्षी नेता थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? 4,50,000 रुपये, यानी 4.5 लाख रुपये प्रति माह। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य।
भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व यानी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। लोकसभा महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त होता है? स्पीकर के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी ने। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन थे? के.एस. हेगड़े। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जी.वी. मावलंकर। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? नीलम संजीव रेड्डी ने। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जी.एम.सी. बालयोगी। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे भेज सकता है? उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? 6। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल जो संसद सदस्य तो नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के अटॉर्नी जनरल को। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभागायुक्त। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं? महाधिवक्ता को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। क्या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ, लेता है। किसको नियुक्त लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षक करता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देखिए, जैसा मैं पढ़ाता हूँ सेम ऐसी वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी सारसंघ। इसमें आपको स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। 149 रुपये इसकी प्राइस है। ये कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स रहेगा। इसका ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, इसको खरीदने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। पेड कोर्स में जाएंगे, पेमेंट करने के बाद आप माई कोर्स में शो हो जाएगा, पीडीएफ भी साथ में मिलेगी। फिर हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड, संसदीय समितियाँ। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन समिति। संसद का वह स्थायी समिति कौन सी जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते?
प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 27। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को संसदीय समिति के प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। 5 स्टार मार्क करना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों यानी प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्त नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए, कहाँ पर? हाई कोर्ट में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? देखिए टोटल 32 और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश मिला के 33 हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है। मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, ये चीफ जस्टिस भी थे। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? एकीकृत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किससे है? उच्चतम न्यायालय के पास। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार मामलों की सुनवाई की योग्यता। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगला टॉपिक है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम हाई कोर्ट में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल। झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो देखिए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 प्रति माह। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन सी निधि पर आधारित होते हैं? संबंधित राज्य की संचित निधि पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं इसमें से, तो भारत में 3 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? केरल ने। केरल ने बताया कि जो बंद होता है भारत में वो असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने होते उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। चलिए, अगला टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। क्या है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? 3,50,000। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है। राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है? 1। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन यानी गवर्नर्स रूल्स लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब जो है यहाँ पर साथियों, अभी वर्तमान समय में 370 आर्टिकल को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर सीएम जो नियुक्त हो सकता है और उपराज्यपाल यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद सत्ता समाप्त हो जाता है? 6 सप्ताह बाद। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। हमारा अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, मुख्यमंत्री यानी सीएम। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री को नियुक्त संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत।
भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? पवन कुमार चामलिंग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? नंदन सतपथी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम दलित महिला कौन है? सुश्रुति मायावती। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगला टॉपिक है विधान परिषद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्यों में। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 169 के तहत। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या कितना भाग होता है? 1/10। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी अनिवार्य हैं? 2 बैठकें। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? 1/3। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/12। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? 4 माह। अगला टॉपिक है विधानसभा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स विधानसभा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 170। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सबसे अधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। कौन इस राज्य का अपवाद है? सिक्किम। सिक्किम इसका जो है अपवाद है। आपको बताना चाहता हूँ सिक्किम में जो है फ्रेंड्स टोटल तो 32 है। अगला है किन दो राज्यों को जोड़ो विधानसभा संख्या बराबर थी? आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 टोटल। असम में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126। बिहार विधानसभा में सीटों कुल संख्या कितनी है? 243। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 75,000। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। देखिए पहले 6 वर्ष हुआ करता था लेकिन अब जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से 5 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया गया? 1 वर्ष। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने के से पहले ही कर दिया गया? केरल। केरल राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल संख्या कितना हिस्सा है? 1/10। विधानसभा का सत्र कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? 2 बार। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 वर्ष।
सॉरी 6 महीने, ठीक है। तो प्रथम बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच अधिक से अधिक 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। अगला है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? विधानसभा उपाध्यक्ष को। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो उसे सदन से निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। तो 60 दिनों तक अगर सदन की आज्ञा के बिना वह लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे निष्कासित किया जा सकता है। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी है? 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य का 10वां भाग जो भी अधिक हो। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह। राज्य की विधानसभा के 17 वर्षांत के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। अगला टॉपिक है आयोग व परिषदें। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन कर सकता है? केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1956 में। अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 283 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुए? वित्त आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 28 मई 1990 को। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह विचार किसका है? अशोक चंद्रा का। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। देखिए अब इसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया है 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर। किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है? योजना आयोग को। योजना आयोग क्या है? परामर्शदात्री संस्था थी। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य है योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रधानाध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय निकाय। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद करते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष बाद। वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वित्त आयोग। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के पास। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? 4। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? मार्च 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? संसद।
भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं कितना रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। अगला है निर्वाचन आयोग। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? वह संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989 में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951-52 में। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? 18 वर्ष। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में। भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? 18 वर्ष। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिनों के अंदर। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधारों से। कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत उपलब्ध के पालन में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है उम्मीदवारों का चयन करना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान। लोकसभा अथवा विधानसभा किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ था? 1997 से। अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं में। सरकरिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 तथा 46। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने होती है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तिकारों को संघीय सरकार को दिया जा गया है। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर है राज्य और संघ के पास। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में। भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। कौन सा विषय समवर्ती सूची में? शिक्षा। भारतीय संविधान को 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? वन का। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। शिक्षा किस सूत्रों के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची।
कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समवर्ती सूची के विषय नहीं है समाचार पत्र। रेलवे पुलिस किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में। विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखे जाते हैं? संघ सूची में। पुलिस, न्याय, स्थानीय सुशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों की सूची में शामिल किया गया है राज्य सूची में। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण। संविधान को राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा। अगला टॉपिक है राजभाषा। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी की राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343(1) के तहत। हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? निश्चित काल के लिए। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल। किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 से। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान को 8वीं सूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, सैथली और मैथिली भाषाओं को सम्मिलित किया गया। इसको आप BDMS ऐसे याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? मिजो को। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर। अगला है आपात उपबंध। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? 3 प्रकार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 3 दिसंबर 1971 को। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? 25 जून 1975 को। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? आंतरिक अशांति के आधार पर। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा अवधि कितनी है? कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? वैसे ही बनी रहती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? न्यायिक। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा?
राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात काल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए ऊपर वाले प्रश्न में क्लियर कर दूं, पहले जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन हो गया, कौन सी ऐसी आपातकाल स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? वित्तीय आपात। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? कभी नहीं की गई है। अगला टॉपिक है हमारा राजनीतिक दल। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है? राजनीतिक दल के। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत प्राप्त हो? 4%। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? 4% वैध मत अथवा 4 से अधिक राज्यों में। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। धनुष एवं तीर किसका निशान है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? 1921 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के चुनाव से अब तक अपरिवर्तित है? सीपीआई का। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक। तेलुगु देशम पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक दल के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है लोकतंत्र के लिए। राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स दल बदल विरोधी कानून। चलिए देखते हैं दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सा संशोधन है? 52वां। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून। किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ कौन सी तिथि थी? 15 फरवरी 1985। अगला है पिछड़ा वर्ग विशेष प्रावधान। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 84। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग से। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 89। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने पर की स्थिति मनोनीत कर सकता है? 2, लेकिन अभी यह समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने पर मनोनीत कर सकता है? 1। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। अगला प्रश्न पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अगला है संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 अनुक्रमांक अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 366 के अनुसार। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं। भारत के संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में।
प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वें संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? 18वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? 22वें में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 31वां संविधान संशोधन के तहत। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 35वें द्वारा। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? 41वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें को। इसको आप 5 स्टार मार्क कर लेना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा को किस संविधान द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 42वें द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? 42वें द्वारा। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स आप 5 स्टार मार्क करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संशोधन में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? दल बदल कानूनी रोक से। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? दल बदल तथा अनहरितताएं। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? 1985 का 52वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 55वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 56वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91। 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? 15%। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है मूल कर्तव्यों से। संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन अधिनियम में। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान संशोधन में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 21वां। प्रश्न, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। वर्ष 2012 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन एवं क्रियाकलाप से। अगला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में।
भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 का में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान के 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। 73वें संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निदेशक सिद्धांत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959 में। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? नागौर में। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1953 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? अशिक्षा। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता ने। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय क्या है? पंचायती राज का। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। भारत में सही मायने में स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद। हमारा लास्ट टॉपिक है नई संसद भवन। नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई? दिल्ली में। भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी? मोदी जी ने। नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 64,500 वर्ग किलोमीटर। भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है? 888 सदस्य। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023। नया संसद भवन कितनी मंजिल का है? 4 मंजिल का। भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन द्वारा। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा। भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? बिमल पटेल ने। भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है? 384। भारत के नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? टोटल 1272। नई संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया? 75 वर्ष। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 79 में। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 1921 में। भारत में पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 18 जनवरी 1927 को। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली थी? ब्रिटेन से। भारत के पुराने संसद भवन से कुल कितनी लागत आई? 83 लाख। और अस्थायी संसद भवन कब तक रही? 1952 तक। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स आपने देखा कंप्लीट जो है पूरे 1000 प्रश्न देख लिए, 40 टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कंप्लीट जीके जिस तरीके से क्रैश कोर्स चाहिए तो वीडियो कोर्स मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पेड कोर्स में जाने के बाद पेमेंट के बाद आपको मिल जाएगा। PDF भी सारी अटैच मिल जाएगी। वार्षिकांक PDF भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं।
और महापैक ऑफर ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा 199 रुपये में, ये भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। हमारे पास जीके जीएस जनरल साइंस लूसेंट जी के स्टैटिक जी के सभी नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। कोई भी दिक्कत आए किसी से रिलेटेड इंक्वायरी व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। और अगर आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन करिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये पूरी क्लास कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए शुभकामनाएं।